अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आज के हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होती हैं और हम इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा टेस्टिंग क्या है और बीटा टेस्टिंग क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो हम क्लासेस की बात करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो अगर हम टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे पास दो टाइप की क्लासेस हैं। एक वो टाइप की क्लास है जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और एक वो क्लास होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उस क्लास ने जो प्रोसेसिंग करनी होती है वो इंडिपेंडेंटली करनी होती है। हम उसको इनपुट दे के आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो हम इस स्ट्रेटजी में ये होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं उनको पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम उन क्लासेस को टेस्ट करते हैं जो कि हमारे सामने वो डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, यानी कि दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड करके एक से ज़्यादा क्लासेस मिलके आउटपुट जनरेट करती हैं। तो फिर हम डिपेंडेंट क्लासेस को जो है वो हम टेस्ट करते हैं। इसमें भी हम ड्राइवर और स्टेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग। तो आपके सामने ये एक डायग्राम है। अल्फ़ा टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्रामर होता है अपने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करता है। अब कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है? कंट्रोल इन्वायरमेंट ये होता है कि डेवलपर का अपना एक सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम है। लाइक उसके पास अपना एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसके ऊपर विंडो 10 अवेलेबल है और अपडेटेड अवेलेबल है। उसके साथ जो प्रिंटर है वो भी अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है, लेटेस्ट प्रिंटर है। इसके अलावा वो जिन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रहा है वो भी लेटेस्ट है। उसके पास जिन ब्राउज़र्स में वो काम कर रहा है वो भी ब्राउज़र्स जो है वो अपडेटेड है। तो ये कंट्रोल सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग में कि डेवलपर जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो अपने सिस्टम में इसको डिप्लॉय करके कस्टमर को इनवाइट करता है और कस्टमर जो है वो उसके प्रेमिसेस पे जाता है और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर को चला के देखता है, उसमें देखता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर उसमें उसकी फंक्शनैलिटी में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो फौरी तौर पे डेवलपर को जो है वो इन्फॉर्म करता है। तो डेवलपर अपनी ही प्रेमिसेस में अपने ही सिस्टम पे उसको जो है उस एरर्स को जो है वो रिमूव करता है। तो दूसरी टेस्टिंग ये होती है कि जब अल्फ़ा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो कस्टमर की प्रेमिसेस पे जाता है, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को डिप्लॉय करता है। तो अब जो कस्टमर की साइट होती है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इसलिए नहीं होता, हो सकता है आपका जो एंड यूज़र है वो विंडो 10 इस्तेमाल ही ना कर रहा हो, वो विस्टा इस्तेमाल कर रहा हो या विंडो एक्सपी इस्तेमाल कर रहा हो। तो आपके सिस्टम का, आपके सॉफ्टवेयर का जो बिहेवियर विंडो 10 पे है तो वो ज़रूरी नहीं है कि विंडो एक्सपी पे भी वो अच्छे तरीके से रन करे। और आपका जो एंड यूज़र है या आपका कस्टमर है उसके पास जो दूसरे भी प्रिंटर्स हैं वो कोई लेटेस्ट मॉडल नहीं है, पुराने प्रिंटर्स हैं। अब आपका जो सिस्टम, आपने जो सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पर डिप्लॉय करना है, तो अब एक्चुअली आपके सॉफ्टवेयर का पता लगेगा कि उसका रिस्पांस कितना आता है, उसमें कितने एरर्स आते हैं। तो डेवलपर जो है वो फिर कस्टमर की प्रेमिसेस पे जाता है और वही सॉफ्टवेयर जो उसने अल्फ़ा टेस्टिंग की थी और अपने जो है उसने जो है वो देखा था कि कौन कौन से इस वक्त जो है एरर्स हैं उसको रिमूव किया था। अब वो देखना चाहता है कि कस्टमर की प्रेमिसेस पे उसका क्या रिस्पांस आता है।
अमूमन आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, वो किसी दूसरे के लिए होती है, वो आपके लिए नहीं होती। इसलिए जो कस्टमर की ऐसी फंक्शनैलिटीज़ भी वो परफॉर्म करने के लिए कह देता है, जो हो सकता है बीइंग अ आईटी पर्सनल आपको वो एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन चूँकि वो एंड यूज़र ने उसको इस्तेमाल करना है, आपको वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। आप उसको लॉजिकली कन्विंस तो कर सकते हैं कि जी ये फंक्शनैलिटी आपके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि जी आप इसी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से पहले अल्फ़ा टेस्टिंग होती है, फिर बीटा टेस्टिंग होती है, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को कम्प्लीटली जो है वो डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि हैंड ओवर किया जाता है कस्टमर के। तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। आज हम सिस्टम टेस्टिंग को थोड़ा सा मज़ीद देख लेंगे। सिस्टम टेस्टिंग इज़ एक्चुअली ए सीरीज़ ऑफ डिफरेंट टेस्ट whose primary purpose is to fully exercise the computer based system। जब हम सिस्टम टेस्टिंग की बात करेंगे तो फिर आपके सॉफ्टवेयर के अलावा भी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आपका सॉफ्टवेयर अगर प्रिंट की कमांड दे रहा है, तो ये जो प्रिंट की कमांड है वो आपके सॉफ्टवेयर ने तो आउटपुट जनरेट नहीं करनी, वो ज़ाहिर है कोई प्रिंटर जो है उसको आपके सॉफ्टवेयर के साथ, आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होगा, तो क्या वो प्रिंट की कमांड अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई स्कैनर अटैच है या बार कोडर अटैच है, तो आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ कमांड्स जो है वो सेंड कर रहा है। जैसे प्रिंटर है, स्कैनर से इनपुट आपके सॉफ्टवेयर में आ रही है, या बार कोडर से आपके सॉफ्टवेयर में जो है वो इनपुट आ रही है। तो इस तरीके से जो है वो आप सिस्टम की जो है वो टेस्टिंग करते हैं। Although each test has a different purpose, all work to verify that system elements have been properly integrated and perform allocated functions। इसमें दो चीज़ें बात इन्होंने की है कि बेसिकली हर जो हमारा टेस्ट है उसके डिफरेंट पर्पस हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे पास हैं कि क्या सिस्टम के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट हुए हैं कि नहीं हुए, और क्या जो हमने उनको फंक्शंस बताए हुए हैं तो क्या वो पूरे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जो है चीज़ें हम टेस्ट केसेस जब हम जनरेट करते हैं या बनाते हैं, हमारा जो बेसिक पर्पस होता है उसमें ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर ये दो चीज़ें ज़रूर रखी जाती हैं। सिस्टम टेस्टिंग में हमारे पास 4 डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं। एक होती है रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग फोर्स द सॉफ्टवेयर टू फेल in a variety of ways and verifies that recovery is properly performed। तो जब आपने कई दफ़ा देखा होगा कि आपका कोई प्रोग्राम जो है वो चलते चलते जो है वो काम करना रोक देता है या उसकी विंडो डिसअपीयर हो जाती है, तो कुछ ही देर के बाद वही सिस्टम वही सॉफ्टवेयर को जब आप दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद दोबारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को फोर्सली जो है वो कुछ ऐसे जो है वो इस तरीके से आप उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं कि अगर वो क्रैश कर भी जाता है तो क्रैश करने के फ़ौरन बाद वो कितनी देर में रिकवर करता है। बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चलते चलते या आपने प्रॉपर्ली उसको बंद नहीं किया तो वो जो है सॉफ्टवेयर यानी कि MS वर्ड या पावर पॉइंट जो है वो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर करता है, और वो प्रॉपर्ली आप को जो है वो कमांड्स भी दिखा रहा होता है कि उसने जो लास्ट सेव की थी वो कौन सा डॉक्यूमेंट सेव था।
तो इसको कहते हैं रिकवरी टेस्टिंग कि अगर आपका चलता हुआ सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए तो वो फौरी तौर पे अपने आप को किस तरीके से रिकवर करेगा। सिक्योरिटी टेस्टिंग attempts to verify that the protection mechanism built into a system will in fact protect it from the inappropriate access। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग भी आपका एक एसेंशियल पार्ट है। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें और हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के जो सॉफ्टवेयर है उसमें कई बहुत ज़्यादा जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव है। जैसे स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल जो है वो भी सेंसिटिव है, और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव डाटा है वो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन का रिकॉर्ड है वो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक डेटाबेस में जो है वो सेव हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर को कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जिसको ऑथराइजेशन नहीं है वो क्या करे, उस डाटे को एक्सेस करे और मॉडिफाई कर दे, या उसमें कोई नया डाटा जो है वो ऐड कर दे या डिलीट कर दे। इससे ये होता है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये लूप होल्स अगर रह जाते हैं तो आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत लूज़ हो जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उसके जो डाटा को जो है उसके जो सेंसिटिव डाटा है उसको कोई मॉडिफाई कर दे अनऑथराइज पर्सन। जैसे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे स्टूडेंट का मॉड्यूल है, एक टीचर का मॉड्यूल है, या हमारे पास एक एग्ज़ामिनेशन का मॉड्यूल है। तो अगर एक टीचर जो है वो अगर यूनिवर्सिटी को छोड़ के चला जाता है तो जब वो यूनिवर्सिटी में था तो उसको तो एक्सेस थी उस डाटे तक, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है या यूनिवर्सिटी उसको निकाल देती है ड्यू टू सम रीज़न्स, तो अगर वो कोई इनअप्रोप्रिएट वे में दोबारा अगर सिस्टम को लॉगिन करके डाटे को अगर डिलीट कर देता है तो फिर आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपके सामने एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपका सिस्टम जो है वो एक्सेस ना करे, और अगर जो सिस्टम को एक्सेस कर भी रहा है तो फिर आपका सिस्टम जो है प्रॉपर लॉग फाइल्स बनाए। लॉग फाइल्स क्या होती हैं कि कौन से पर्सन ने किस कंप्यूटर पे बैठ के किस टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किया, इसको लॉग फाइल्स कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग है, एग्जीक्यूट a system in a manner that demands resources in abnormal quantity, frequency और वॉल्यूम। तो स्ट्रेस टेस्टिंग ये है कि साइमल्टेनियसली अगर आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ जाते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर का जो है क्या रिस्पॉन्स होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यूज़र्स को जो है वो इंगेज करना पड़ेगा कि वो साइमल्टेनियसली आपके सिस्टम को यूज़ करें। और अगर आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि जब आपके जो बोर्ड थे इंटरमीडिएट का या मैट्रिक का बोर्ड था, तो उसमें जब आपका रिज़ल्ट अपलोड होता था तो आप जब एक्सेस करने जाते थे तो इन सम केसेस बोर्ड का सिस्टम या तो एक्सेस नहीं होता था, और अगर एक्सेस हो भी जाता था तो फिर उसमें से जो रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस करते हुए टाइम लगता था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक ही टाइम पे जो है वो लाखों यूज़र्स जो हैं वो उसको एक्सेस कर रहे थे, और लाखों यूज़र्स जब एक्सेस करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है। तो जब स्ट्रेस आ जाता है तो आपके सिस्टम का क्या बिहेवियर होगा। ये एक रूटीन में तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता क्योंकि इक्का दुक्का यूज़र ही जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इन सम केसेस, इन सम एट इवेंट्स, जैसे रिज़ल्ट का एक इवेंट है तो इवेंट में तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स आएंगे, तो अगर यूज़र आ जाते हैं तो फिर आपके सिस्टम का क्या बिहेवियर होगा। इसके अलावा आ जाती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्ट रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब यहाँ पर वर्ड आया है इंटीग्रेटेड सिस्टम का। तो इंटीग्रेट का मतलब है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिला देना। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ तो कई और चीज़ें भी जो है उसके साथ जो है वो इंटर रिलेट कर रही होती हैं।
अगर हम वेब बेस्ड सिस्टम की बात करें तो वेब बेस्ड सिस्टम में जब आप एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है तो वो सिर्फ एक एप्लीकेशन ही रन नहीं करती, उसके साथ एसोसिएट बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। जैसे उसके साथ डेटाबेस है, उसके साथ आपने बैंडविड्थ जो है वो अटैच हुई हुई है कि जितने यूज़र्स आएंगे उतनी बैंडविड्थ कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बैंडविड्थ ज़्यादा परचेज़ करनी पड़ेगी सर्वर लेवल पे, और आपकी जो डेटाबेस है उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि कितना क्विकली जो है आपका सिस्टम मिल के, इंटीग्रेट का मतलब है एक दूसरे से मिला हुआ, मिलजुल के कितने अच्छे तरीके से, कितनी क्विकली जो है वो आपके सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है। अब हम आते हैं डिबगिंग के ऊपर। तो डिबगिंग का मतलब है कि जब हम एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उन एरर्स को हम रिमूव भी करते हैं, उसको, इस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। तो डिबगिंग करना क्यों मुश्किल है, डिबगिंग करना क्यों ज़रूरी है और डिबगिंग कैसे की जाती है, ये हमारे अब नेक्स्ट में टॉपिक्स हैं। अभी सबसे पहले डिबगिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। डिबगिंग अकर्स एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सक्सेसफुल टेस्टिंग। तो डिबगिंग उस वक़्त स्टार्ट होती है जब हम अपने टेस्ट केसेस को रन करते हैं, हमारे सिस्टम में एरर्स जो हैं वो रिवील हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम डिबगिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इट इज़ स्टिल वेरी मच एन आर्ट रादर देन अ साइंस। तो यहाँ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये साइंस इतनी ज़्यादा साइंस तो नहीं है, साइंस है ज़रूर लेकिन इतनी ज़्यादा साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। और जिन लोगों को इस आर्ट का पता लग जाता है तो ऑब्वियसली उनके लिए डिबगिंग करना आसान होता है। लेकिन अगर एक न्यू कमर डिबगिंग करता है तो वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा, उतने टाइम में तो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं बना होता जितने टाइम में वो फिर डिबगिंग का प्रोसेस करेगा। गुड डिबगिंग एबिलिटी मे बी एन इनेट ह्यूमन ट्रेट। इनेट का मतलब होता है कि आपके अंदर की चीज़, ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन की करैक्टरिस्टिक्स, आपके इंसान के अंदर जो है वो एक आर्ट है। जैसे हर ह्यूमन को अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड जो है वो क्वालिटी दी होती है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन पावर तो अच्छी नहीं होती लेकिन उनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम सेंट्रिक होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं लेकिन वो सोशली इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोशली जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत इंगेज हो जाते हैं और उनको एक आर्ट होता है उनके पास कि दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के कैसे रहना है, लोगों से कैसे काम करवाने हैं, ये उनके अंदर एक आर्ट होता है। तो ये जो मैंने क्वालिटीज़ आपको बताई हैं ये बेसिकली ह्यूमन ट्रेट्स हैं, आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ दी हुई हैं उनको कहते हैं। तो एक अच्छी डिबगिंग एबिलिटी जो होती है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड होती है। लार्ज वेरिएंसेस इन डिबगिंग एबिलिटी एग्जिस्ट। तो वेरिएंसेस का मतलब है कि एक से ज़्यादा जो है वो चीज़ों का एग्जिस्ट होना, मतलब वैरायटी से वेरिएंसेस है कि वेरी करना। द डिबगिंग प्रोसेस बिगन्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ ए टेस्ट केस। तो डिबगिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जब हम टेस्ट केसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे तो फिर वहीं से ही हमारी डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगी। Results are assessed and the difference between the expected and actual performance is encountered। तो जब मैंने आपको टेस्ट केसेस करवाए थे तो उसका आइडिया जब दिया था तो मैंने एक एग्जांपल ली थी कि लॉगिन और पासवर्ड की हमारे टेस्ट केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला टेस्ट केस हमारा, हम राइट कर सकते हैं कि जी अगर लॉगिन और पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ा जाए तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका जो है वो एरर जनरेट होना चाहिए। तो ये हमने एक टेस्ट केस लिख लिया। इसके अलावा दूसरा टेस्ट केस ये हो सकता है कि अगर लॉगिन दे दिया है और पासवर्ड एम्प्टी छोड़ा है तो पासवर्ड की फील्ड में जो है वो एरर आना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट केस हो गया। इसके अलावा अगर लॉगिन और पासवर्ड जो है वो दोनों
इनकोरेक्ट हैं या उन दोनों में से कोई इनकोरेक्ट है तो तब भी एक एरर आना चाहिए कि जी आपका लॉगिन या पासवर्ड इनकोरेक्ट है। ये हमारा तीसरा टेस्ट केस हो गया। तो इस तरह हम टेस्ट केसेस बनाते हैं और जब हम उन टेस्ट केसेस को एक्चुअल सिस्टम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं, तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स क्या थे कि जी एरर को जनरेट होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स में एरर अगर जनरेट नहीं होता तो ये तो डिफरेंस आ गया। तो अगर डिफरेंस आ जाता है तो यहीं से डिबगिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी कि जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉगिन और पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ने से एरर आना चाहिए था, लेकिन सिस्टम ने तो एरर दिया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से डेविएट कर गया। अगर एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से डेविएट कर गया है तो फिर फौरी तौर पे हम उसको करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट कैसे करते हैं, उसको डिबगिंग प्रोसेस बोलते हैं। दिस डिफरेंस इज़ ए सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग काज दैट लाइज हिडन। तो ये सिम्टम्स हमारे बताते हैं कि ये एक ऐसे हमारे एरर्स थे जो कि हिडन थे हमारे पास, और हिडन जो चीज़ें होती हैं उसको जो है वो रिवील किया जाता है, देखा जाता है। क्योंकि एक्चुअल अगर हम डिबगिंग के बगैर अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर देते हैं तो वो ज़ाहिर है मार्केट में जाके ये रिवील तो हो ही जाने हैं, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होगी। The debugging process attempts to match the symptoms with the cause, thereby leading to the error correction। तो debugging process में हम क्या करते हैं कि हमारे जो सिस्टम के जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स अलामात क्या हैं, और अगर तो अलामात सही हैं, सिम्टम्स सही हैं तो फिर तो ठीक है। अगर सिम्टम्स हमारे सिस्टम में गलत आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एरर्स जो है वो आपके सिस्टम में आ रहे हैं, तो उन एरर्स को फिर हम रिमूव करते हैं। हमारी डिबगिंग जब हम करते हैं तो ये इतनी मुश्किल क्यों होती है? तो अगर हम इसको जनरली देखें, वैसे तो बहुत ज़्यादा काजेज़ होती हैं, कुछ काजेज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, कुछ काजेज़ जो होती हैं वो नॉमिनल सी होती हैं। लेकिन अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो ह्यूमन एंड पे होती है। ह्यूमन एंड का मतलब ये है कि या तो प्रोग्रामिंग जो है उसने सही नहीं की हुई, उसकी वजह से एरर्स आते हैं, या एक पर्सन है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से भी एरर्स आ सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन ने क्या किया कि एज कैलकुलेटर में न्यूमेरिक वैल्यूज़ की जगह ABC लिख दी, या स्पेशल करैक्टर जो है वो इंसर्ट कर दिया। अब स्पेशल करैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर उस सिस्टम को स्पेशल करैक्टर्स के ऊपर जो है अगर टेस्ट नहीं किया हुआ और आपके एक लेमैन यूज़र ने स्पेशल करैक्टर दे दिया तो फिर आपका सिस्टम जो है वो एरर जनरेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीज़ें ह्यूमन की वजह से हो गई। एक ह्यूमन जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी वजह से हुई, और दूसरा ह्यूमन वो जो कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से ये जो है वो एरर्स आए। दूसरी बड़ी रीज़न ये हो सकती है कि आपका सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सिस्टम के साथ अटैच है, तो तब भी एरर जो है वो रिवील होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रिंट की कमांड दी और प्रिंटर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपका सिस्टम जो है वो एरर जनरेट करेगा। आल्दो कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे तरीके से कमांड भेज रहा है, लेकिन अगला सिस्टम जो है वो एरर्स दे रहा है। तो ओवरऑल कुली मिला के हम यही परसीव करेंगे कि जी आपका सिस्टम ही जो सॉफ्टवेयर है उसमें एरर है, क्योंकि टोटल आपने सिस्टम जो है सिस्टम की चेकिंग नहीं की। द सिस्टम एंड द कार्स मे बी जोग्राफिकली रिमोट। पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी अगर आपका वेब बेस्ड सिस्टम है तो वो काज प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी दूसरे एरिए में वो काज हो सकती है। जैसे आपका वेब बेस्ड सिस्टम है तो वेब बेस्ड सिस्टम तो 24 आवर होता है, तो वो जो 24 आवर सिस्टम है तो वो तो एक्सेस किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और अगर आपके यूज़र ज़्यादा हैं तो फिर आप डिफरेंट सर्वर्स जो है वो सिलेक्ट करोगे। जैसे गूगल ने पूरी दुनिया में गूगल का एक सर्वर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्वर्स हैं। हो सकता है कि उसका सर्वर नंबर 1 में एरर आ रहा हो और बाकी सर्वर उसके चल रहे हों। तो इस तरीके से
जो प्रॉब्लम्स आ सकती है वो जोग्राफिकली रिमोट भी हो सकती है। द सिस्टम मे डिसअपीयर टेम्परेली व्हेन अनदर एरर इज़ करेक्टेड। हो सकता है कि आपका जो एरर है वो टेम्परेरी रिमूव हो जाए क्योंकि आपने किसी और एरर को रिमूव किया है, तो ये भी टेम्परेरी तौर पे रुक गया हो लेकिन बाद में फिर रिवील हो गया हो। द सिम्टम में एक्चुअली भी कास्ट बाई नॉन एरर्स। हो सकता है कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि जिससे जो है एरर आ जाए। लेट्स सपोज अगर आपने कोई ऐसा डिजिट दिया है जो कि आपने राउंड देना था, जिसे आपने एज में एज कैलकुलेटर में आपने 2 देना था, 4 देना था, 5 देना था, लेकिन आपने 2.1 दे दिया। अब आपको तो अगर देखा जाए तो 2.1 एक वैलिड अमाउंट है, वैलिड जो है वो नंबर है, लेकिन आपके सिस्टम के पर्सपेक्टिव से वो वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से भी एरर्स आ सकते हैं। द सिस्टम में बी कास्ट बाय ह्यूमन एरर, ये हम पहले बात कर चुके हुए हैं। द सिम्टम मे बी ए रिज़ल्ट ऑफ टाइमिंग प्रॉब्लम रादर दैन द प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। हो सकता है कि सिस्टम की टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि अगर आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और आपके या कोई भी डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं तो टाइम के साथ साथ जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाती है। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ड्यू टू सम रीज़न एरर जनरेट हो सकता है, तो उस सूरत में हम प्रोसेसिंग प्रॉब्लम की तरफ नहीं, टाइमिंग प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस इनपुट कंडीशन सच एज एसिंक्रोनस रियल टाइम इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि हम लाइव कोई रियल टाइम जो है इंफॉर्मेशन को एक्चुअली जो है वो कैप्चर ना कर पाएँ। मतलब एक इंफॉर्मेशन जो उसी वक्त हो रही है, जैसे हम लाइव जो है वो चिट चैट करते हैं, लाइव अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस के, तो हो सकता है कि रियल टाइम में वो मैसेज कई प्रॉपरली आपको रिसीव ना हो सकें। उसमें मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, उसमें इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसके अलावा आपके सर्वर्स पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। द सिम्टम मे बी intermittent such as in embedded systems involving both hardware and software। हो सकता है कि हमारे सिस्टम में जो है एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें पहले से ही प्रोग्रामिंग उनके हार्डवेयर में एम्बेड हुई होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। The symptom may be due to causes that are distributed across a number of tasks running on the different processes। इसके अलावा अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उसमें प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन करते हैं या प्रोसेस की टास्क की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कब किस प्रोसेस को कौन सा सीपीयू देना है। इसको हम सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और अगर आपने सिस्टम प्रोग्रामिंग अगर की हुई है किसी प्रोग्रामर ने, तो आपने अगर अच्छे तरीके से एल्गोरिदम में उसको अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज़ नहीं किया हुआ, तो हो सकता है वो सीपीयू जो है वो प्रॉपरली प्रोसेस को ना दिया जाए और उससे वापस ले लिया जाए। तो सीपीयू जब प्रोसेस से प्रॉपरली वापस लिया जाता है या किसी प्रोसेस को ड्यू टू सम रीज़न सीपीयू दिए नहीं जाता, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, एरर्स जनरेट होंगे। ये बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल के एरर्स हैं जो कि कम ही जो है वो देखने में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वही जो मैंने 2 कैटेगरीज बताई हैं उसकी वजह से जो है वो एरर काज होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिबगिंग इज़ टू फाइंड एंड करेक्ट द काज ऑफ ए सॉफ्टवेयर एरर। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए कि हम आइडेंटिफाई करें कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एरर्स हैं और फौरी तौर पे हम इसको करेक्ट करें। Bugs are found by a combination of systematic evaluation, intuition and luck। तो bugs जो है वो फाइंड आउट करने में हमारी कई चीज़ों का रोल होता है। जैसे इंट्यूशन का मतलब है कि वो जो हम कहते हैं ना, छठी हिस्स जो है इंसान की, वो कुछ बता देती है, एग्जैक्ट तो नहीं बताती लेकिन उसकी एक इंट्यूशन होती है, छठी हिस्स उसको बता रही होती है। या उस बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बंदे के पास लक होता है
कि एक एरर इस तरीके से रिवील होता है कि आप फौरी तौर पे हो जाता है, हो सकता है वही एरर जो है उसको फाइंड आउट करते हुए आपको कई दिन लग जाएं, लेकिन बाज़ औक़ात वही जो है एरर बहुत जल्दी रिवील हो जाता है और आपके लिए लक होती है और फिर आप उसको डीबग कर देते हैं। Debugging methods or tools are not a substitute for carefully evaluation based on a computer design model and clear source code। तो डिबगिंग मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता कि जी आपने डिबगिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली है तो इसका मतलब है कि सिस्टम अब सही हो गया। डिबगिंग तो एक प्रोसेस है जो कि एक बुरे सिस्टम में से एरर्स को रिवील कर देता है और एक बुरा सिस्टम बहुत बुरे सिस्टम, यानी कि आप ये देख लें कि डीबगिंग प्रोसेस आपके बहुत बड़े बुरे सिस्टम को बुरा सिस्टम जो है उसमें कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन एक सिस्टम को बहुत अच्छा सिस्टम नहीं कर सकता। देयर आर 3 मेन डिबगिंग स्ट्रेटजीज़। तो हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, ब्रूट फोर्स है, बैक ट्रैकिंग है और कॉज एलिमिनेशन है। तो ब्रूट फोर्स का मतलब है मोस्टली कॉमन यूज्ड एंड लीस्ट एफिशिएंट मेथड यूज्ड व्हेन ऑल एल्स फेल्स, involve the use of memory dumps, runtime traces and output statements, leads many time to wasted effort and time। ब्रूट फोर्स तो ये होता है कि आप एक साइट पर बैठ जाते हैं और एक साइट से शुरू हो जाते हैं और देखना शुरू कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किसी आपने एक लूप लिखा, वाइल लूप है या फॉर लूप है, उसमें कहीं एरर है, तो बजाय के फॉर लूप के ऊपर आप आएँ, आपको चूँकि पता ही नहीं होता तो आप क्या करते हैं, इंटरफेस से स्टार्ट कर लेते हैं, लॉगिन देखते हैं, आप पासवर्ड को देखते हैं, आप फिर आपके पास लक होती है कि उस तक पहुंच जाएं या ना पहुंचें। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अमूमन ये इस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेटजी नंबर 2 है बैक ट्रैकिंग, कैन बी यूज सक्सेसफुली इन स्मॉल प्रोग्राम्स। छोटे प्रोग्राम्स में तो ये चल जाएगा। ये कैसे होता है? द मेथड स्टार्ट्स एट द लोकेशन वेयर अ सिम्टम हैज़ बीन अनकवर्ड, द सोर्स कोड इज देन ट्रेस्ड बैकवर्ड मैनुअली until the location of the cause is found. In large programs, the number of potential backward paths may become unmanageable large। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एप्लीकेबल है। इसमें होता ये है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर रिवील हो जाता है तो हम देखते हैं कि जिस पॉइंट पे वो एरर रिवील हुआ है उसके बैकएंड पे सोर्स कोड को ओपन करके हम बैक ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ कहाँ एरर आ सकता है, वहाँ पर हम करेक्शन करने शुरू कर देते हैं। चूँकि वो छोटा प्रोग्राम होता है, उसकी लाइंस भी थोड़ी होती हैं और उसको मैनेज करना भी हमारे लिए आसान होता है, तो इस स्ट्रेटजी से हम सक्सेसफुली जो है वो एरर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी लाइंस थाउजेंड्स में होती है और काफ़ी ज़्यादा लाइंस होती हैं, अगर हम वहाँ पर बैक ट्रैकिंग करें तो एक चीज़ को अगर हम करेक्ट करते हैं तो फिर दूसरी चीज़ भी ख़राब हो जाती है, दूसरी को करेक्ट करते हैं तो तीसरी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बैक ट्रैकिंग स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए ये जो स्ट्रेटजी है वो एप्लीकेबल है। काज एलिमिनेशन, ये थर्ड हमारी स्ट्रेटजी है। इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इंडक्शन और डिडक्शन एंड इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी पार्टीशनिंग। तो इंडक्शन और डिडक्शन ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक पॉइंट को लेते हैं और पिन पॉइंट करते हैं, जैसे मैं अभी आपको वर्चुअली, ये हमारी एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के जो ऊपर जो नॉक है यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम उसको एक्सपेंड करते जाते हैं, जैसे ये हमारी एक ट्राइंगल है। और डिडक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अब उसी ट्राइंगल को आप उल्टा कर लें कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम उसको क्या करते हैं, उसको नैरो डाउन करते जाते हैं। एंड इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी पार्टीशन। बाइनरी का मतलब है दो पार्टीशंस में
हम उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं। अब आते हैं इंडक्शन स्पेसिफिक टू जनरल। तो स्पेसिफिक हमारे पास एक चीज़, एक पॉइंट मिलता है, हम यानी कि एक क्लू मिलता है, हम उसके पीछे जो है वो आगे चलते रहते हैं। बेसिकली इंडक्शन और डिडक्शन के मेथड्स जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होते हैं, वो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू चल रहे होते हैं। इंडक्शन का मतलब है कि उनको एक छोटा सा क्लू मिला और उस क्लू के पीछे जो है वो उसको नैरो डाउन करते जाते हैं, उसको फैलाते जाते हैं। प्रूव दैट ए स्पेसिफिक स्टार्टिंग वैल्यू इज़ ट्रू, देन प्रूव द जनरल केस इज़ ट्रू। तो आगे हम चलते रहते हैं। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास वास्ट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम नैरो डाउन करते रहते हैं, उसको स्पेसिफाई करते रहते हैं। जनरल टू स्पेसिफाई, शो दैट ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम ए सेट ऑफ जनरल प्रेमिसेस। जैसे अगर एक सिटी में एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, हमारे पास तो एक बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर क्या करते हैं हम वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स, और वहाँ बायोमेट्रिक्स लेने के बाद क्या करते हैं हम उसको नैरो डाउन करते रहते हैं। जो हमारे पास फॉल्स केसेस हैं उसको हम रिमूव करते रहते हैं, उन लोगों को छोड़ते रहते हैं, और अल्टीमेटली हम उस पर्सन तक पहुंच जाते हैं जिसने क्राइम कमिट किया है। तो इसको कहते हैं डिडक्शन मेथड। तो यही मेथड जो है हम अपनी डिबगिंग में भी करते हैं। तो हमारे पास वास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से हम ढूंढते रहते हैं, उसमें से ऐसी चीज़ तक पहुंच जाते हैं जो कि हमारे लिए जो है काम की होती है, और हम उस एरर तक पहुंच जाते हैं। डाटा रिलेटेड टू द एरर्स अकर्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू आइसोलेट द पोटेंशियल काज। तो फिर हमारे पास जो डाटा आ जाता है उसको हम बेसिकली कैसे हम पहुंचते हैं, सिस्टम के काजेज़ की वजह से पहुंचते हैं, सिस्टम की हालत की वजह से पहुंचते हैं। A cause hypothesis is devised and the aforementioned data are used to prove or disprove the hypothesis। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है hypothesis का। तो hypothesis क्या चीज़ होती है, हमारी कुछ assumptions होती हैं। जैसे आपकी अगर केबल जो है वो नहीं आ रही, तो आपके जहन में क्या hypothesis होगा कि पीछे से जो उसकी जो है उसकी जो नीडल है वो ख़राब हो सकती है, या वो जो है प्रॉपरली वो जो है वो प्लग इन नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि आपकी तार जो है वो कहीं से ब्रेकअप हो जाए। ये भी हो सकता है कि पीछे से वाकई केबल ना आ रही हो। ये भी हो सकता है कि जो है बाकियों की केबल आ रही है और आपकी केबल नहीं आ रही, आपकी केबल पीछे से ब्रेक हो गई हो। ये भी हो सकता है कि आपने पैसे नहीं दिए और उसने पीछे से ब्रेक कर दी हो। तो ये जो हम सारी चीज़ें सोच रहे हैं इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो जब हम डिबगिंग करते हैं तो हम हाइपोथेसिस सोचते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हर कंडीशन को वन बाय वन करके देखते हैं। ये ऐसे ही देखते हैं जैसे आप अपने जब आपकी वो नहीं आ रही होती केबल, तो आप हर चीज़ को एक्सरसाइज करते हैं और उनमें से कोई एक चीज़ ट्रू होती है। Alternatively, a list of all the possible causes is developed and tests are conducted to eliminate each cause। तो फिर हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है। जैसे मैंने अभी एक लिस्ट आपको बताई कि केबल नहीं आ रही, तो फिर आप कौन कौन सी चीज़ों को एक्सरसाइज करेंगे और फिर उनको आप देखते हैं। जो जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो है केबल वो मुकम्मल तौर पर सही है, ब्रेक नहीं हुई, तो फिर हाइपोथेसिस में से वो चीज़ आप एलिमिनेट कर देते हैं। इफ़ इनिशियल टेस्ट इंडिकेट्स दैट ए पर्टिकुलर काज हाइपोथेसिस शोज प्रोमिसेस, डाटा आर रिफाइंड इन एन अटेम्प्ट टू आइसोलेट द बग। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दी केबल की, तो केबल में हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस में हमारे जहन में कोई 5 चीज़ें आई, तो 5 चीज़ों को हम क्या करते हैं वन बाय वन करके एलिमिनेट करते रहते हैं, और आखिर में जो चीज़ बचती है तो वो हमारी एक्चुअल रीज़न होती है केबल ना आने की। तो इसका मतलब है कि हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है,
कोई सिस्टम ऐसे आ रहे हैं तो हम एक लिस्ट जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस की कि ये भी काज हो सकती है, ये भी काज हो सकती है, ये भी काज हो सकती है, और वन बाय वन करके इसको एक्सरसाइज करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एंड पे हमारे पास जो ऑप्शन बचती है तो उसको हम कहते हैं कि जी ये रीज़न की वजह से इसमें एरर्स आ रहे हैं, तो इसको जो है हमने क्या करना है, इसको हमने अब डीबग करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग टेक्निक्स। अभी हमने स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया, वहाँ पर हम टेक्निक को यूज़ करेंगे।